नमस्कार। मेरे चैनल साहित्य सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं राजा भोज के जीवन पर आधारित एक कहानी, विचित्र समस्या। एक दिन राजा भोज अपनी राज्यसभा में बैठे राज्य की समस्याओं पर महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। इसी समय प्रहरी ने आकर कहा, महाराज की जय हो। द्वार पर एक वणिक पुत्री खड़ी है, महाराज से न्याय की अभिलाषी है, भेज दो, भोज ने कहा और युवती की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही समय के बाद एक अत्यंत सुंदर और शालीन युवती ने राज्यसभा में प्रवेश किया। उसने राजा भोज को झुककर प्रणाम किया और बोली, महाराज, मेरा धर्म दांव पर लग गया है। मैं एक ऐसी विचित्र समस्या में उलझ गई हूँ कि यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरे सामने आत्महत्या के सिवा और कोई चारा न रहेगा। देवी, भोज ने नम्रता से कहा, राजा की प्रजा यदि आत्महत्या करने पर विवश होती है तो यह उसकी राज्य व्यवस्था के लिए डूब मरने की बात है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। कहो देवी, तुम्हारी समस्या क्या है? मेरे पिता ने मेरा विवाह प्रभाकर नाम के एक युवक से तय किया। वह मुझे ही कहीं देखकर मेरे प्रेम में डूबा हुआ था। उसे ज्ञात नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब उसने सेठ अभिराज की पुत्री से विवाह निश्चित हुआ देखा तो घर से भाग गया। वह समझ ही नहीं पाया कि जिससे वह प्रेम करता है उसी को वरण करने से भाग रहा है। मेरे पिता ने मेरे विवाह की पूरी तैयारी कर रखी थी। प्रभाकर के पिता को चिंता ने जकड़ लिया कि अब उन्हें सबके सामने अपमानित होना पड़ेगा। उन्होंने अजीत नाम के एक युवा सेवक को दूल्हा बना दिया और विवाह के लिए चले आए। मेरे लगन के फेरे पड़ने लगे। फेरे पूरे भी हो गए। इसी समय एक गजराज ने मंडप पर आक्रमण कर दिया। वह बारात के ढोल नगाड़े पर घबरा गया था। मंडप में भगदड़ मच गई। मैं एक तरफ भागी, वह दूसरी तरफ। हमारा गठबंधन इसी में खुल गया। भागते हुए सेवक ने सोचा कि अब तक तो फूलों की लड़ी में मेरा मुख छिपा हुआ था, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि उसकी पगड़ी कहीं गिर गई थी। उसने बारात में आए एक अन्य सेठी रघुनाथ के पुत्र अविनाश को एकांत में पीछे से वार करके बेहोश कर दिया और वर के कपड़े उतारकर उसके कपड़े पहनकर भाग गया और उसे अपने वस्त्र पहना गया। कुछ देर बाद गजराज को काबू में कर लिया गया। अधिक हानि नहीं हुई थी। मुझे फिर मंडप में लाया गया और वर की खोज होने लगी। वर पक्ष के लोगों ने जब ढूंढना शुरू किया तो वह एक कोने में चेतना शून्य मिला। प्रभाकर के पिता ने देखा कि वह अजीत नहीं है तो घबरा गए। उन्होंने जल्दी से पगड़ी ढूंढकर उसे ऐसे पहना दी कि मुख फूलों से ढका रहे। उसे अर्ध चेतना में ही सहारा दिए मंडप में ले आए। उन्होंने कहा कि भागने में पैर मुड़ गया है। इसके बाद सिंदूर दान के लिए पुरोहित मंत्र पढ़ने लगे। यद्यपि मैं घूंघट में थी, पर उस समय मैंने वर की ओर धीरे से घूंघट उठाकर देखा। अविनाश उस समय घबराया सा चेहरे पर से फूलों का पर्दा हटाए स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा था। उसने मेरा मुख देखा तो सुध-बुध खो बैठा। उसके मन में मुझे पाने की अभिलाषा जगी और उसने यह जानते हुए भी कि उसने मेरे साथ फेरे नहीं लिए हैं, परंपरा से 3 बार मेरी मांग भर दी। हे महाराज, अब स्थिति यह है कि प्रभाकर को यह ज्ञात हो गया है कि उसका विवाह किससे होने जा रहा था। वह घर लौट आया है। उसके पिता ने उसे बताया है कि उन्होंने क्या किया था। अब प्रभाकर कहता है कि मेरे पिता और उसके पिता ने विवाह तय किया था। पिता ने कन्यादान प्रभाकर के नाम से किया था, इसलिए मैं उसकी पत्नी हूँ। उधर सेवक अजीत का कहना है कि फेरे तो मेरे साथ उसके हुए थे, इसलिए मैं उसकी भार्या हूँ। महाराज, ऐसा ही अविनाश कह रहा है कि मांग में सिंदूर उसने भरा था, इसलिए मेरा स्वामी वह है। हे महाराज, मैं स्वयं मन से आपको वरण किए हुए हूँ। अब आप बताइए कि मेरा स्वामी कौन है? मैं धर्म से किसकी भार्या हूँ? राजा भोज ने वहाँ बैठे धर्म मंत्री एवं अन्यों से पूछा कि इसका निर्णय किस प्रकार किया जाए कि इस युवती का पति कौन है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उत्तर देना सरल ना था। धर्म मंत्री ने कहा, महाराज, प्रभाकर से विवाह तय हुआ था, पर उसके साथ विवाह की विधि नहीं हुई, इसलिए वह इसमें कहीं नहीं आता। उसका दावा निराधार है। कन्या ने मन से आपको वरण किया और विवाह में छल हुआ, अतः कन्या का निर्णय ही मान्य होना चाहिए। आप ही इस कन्या के स्वामी हैं।
राजा भोज मुस्कुराए। उन्होंने स्नेह से युवती से पूछा, तुमने प्रभाकर से विवाह निश्चित होने से पूर्व अपने मन की बात अपने पिता से बताई थी? हाँ महाराज, परंतु उन्होंने कहा कि राजा भोज पहले से 2 रानियों के पति हैं। वे मुझे तीसरी रानी बनाने के लिए तैयार ना थे। ठीक है देवी, हम इसका निर्णय कल करेंगे। न्याय मंत्री जी, इस घटना में सम्मिलित सभी लोगों को कल राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए कहिए। जी महाराज। न्याय मंत्री ने सिर झुकाया। युवती ने भी भोज का अभिवादन किया और चली गई। अगले दिन राज्यसभा में सभी उपस्थित थे। युवती ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरा मार्ग निर्देशन करके मेरा भ्रम दूर कीजिए। देवी, तुम्हारे साथ प्रभाकर के पिता सुधाकर ने छल किया। पुत्र भाग गया तो उसे सत्य बताकर विवाह तिथि के लिए समय लेना चाहिए था, परंतु उसने एक ऐसा छल किया जिससे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए। इस छल के लिए वह दोषी है। इसे न्याय सभा दंडित करेगी। सुधाकर का मुख पीला पड़ गया। प्रभाकर भी बुझ सा गया। अजीत के साथ फेरे होने का कोई अर्थ नहीं है। उस समय तुम्हें उसकी वास्तविकता ज्ञात नहीं थी, पर वह उस छल को जानते हुए कर रहा था, इसलिए उसे भी न्याय सभा के हवाले किया जाता है। राजा भोज ने प्रभाकर की मां और बहन के साथ उसके पिता को भी बुलवाया, जिस पर पहले से छल करने का आरोप न्याय विभाग में चल रहा था। राजा भोज ने उनसे प्रभाकर और सूर्यबाला के विवाद को पूछा, फिर पूछा सत्य क्या है। दोनों ही कुल को कलंकित करने वाले हैं। प्रभाकर की मां ने शुद्ध भाव में कहा, जब से विवाह हुआ है लड़ते रहते हैं, और यह मेरा पुत्र यह तो बहू का कुत्ता है। यह उसके संकेत पर मेरा अपमान करता रहता है और बहन को भी कुछ नहीं समझता। मैं क्या कहूँ, सेठ ने आंसू बहाते हुए कहा, मेरे कर्मों का ही दंड है या ना पुत्र में मेरे प्रति कोई श्रद्धा है और ना बहू में। सूर्यबाला की ननद स्वर्ण रेखा ने कहा, महाराज, इन्हें स्वयं अपने आप से ही अवकाश नहीं, इन्हें हमारी पीड़ा से क्या तात्पर्य। राजा भोज उलझन में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय सुनाएं। तभी एक और समस्या उत्पन्न हो गई। सूर्यबाला के पिता ने आरोप लगाया कि उसका जामाता एक लालची प्रकृति का व्यक्ति है। वह बार बार धमकी देता है, यदि मैंने अपनी आधी संपत्ति सूर्यबाला के नाम ना की तो वह सूर्यबाला को विष देकर मार डालेगा। प्रभाकर ने तड़प कर कहा, यह झूठ है महाराज, मैंने कभी किसी प्रकार का संदेश इन तक नहीं भेजा। विवाह के बाद मैं इनसे मिला तक नहीं, फिर धमकी कैसे दे सकता हूँ। भोज ने सूर्यबाला के पिता से प्रमाण मांगा। तब उस सेठ ने कहा, महाराज, प्रमाण मेरा घरेलू नौकर है। मैंने 4 बार उसे सूर्यबाला का कुशल मंगल जानने के लिए जामाता के घर भेजा। वह जितनी बार गया, आकर उसने इस दुष्ट की धमकी से परिचय कराया। राजा ने सेवक को बुलवाया तो उसने कहा, अन्नदाता, यह सच है। जब जब मैं गया, बिटिया रानी ने जार जार रोते हुए कहा कि जामाता उसे विष देकर मार डालेंगे यदि सेठ जी ने अपनी आधी संपत्ति उसके नाम ना लिखी। भोज ने गंभीर दृष्टि से सूर्यबाला को देखा, फिर बोले, प्रभाकर ठीक कहता है। ससुर की संपत्ति में जामाता का भाग होता है। यदि उसको कोई पुत्र नहीं हो तो यह अधिकार आधा नहीं पूरा होता है। इसलिए सेठ की सभी चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी आज से प्रभाकर है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। सूर्यबाला चीख पड़ी। उसका मुंह श्वेत हो गया। मैं ठीक कह रहा हूँ और तुम्हें अपने पति के स्वामित्व में ही रहना होगा। ना रहना चाहो तो अलग भी रह सकती हो। इसके लिए प्रभाकर तुम्हें प्रति माह 25 स्वर्ण मुद्राएं देगा। यह अन्याय है महाराज। सूर्यबाला चीख पड़ी। मेरे पिता की संपत्ति और उसका स्वामी यह मुझे भीख दिया करेगा। यह आपका कैसा न्याय है। यही न्याय है, भोज ने कठोर स्वर में कहा, क्योंकि यह सारा शटराग तुम्हारा फैलाया हुआ है। तुमने प्रभाकर से विवाह करके उसके ऊपर शासन करना चाहा। तुमने ही उसके नाम से पिता को धमकियां भिजवाईं। तुम पहले इस राज्य की महारानी बनकर मुझे नियंत्रण में लेकर धन, अधिकार और सत्ता का उपयोग करना चाहती थीं। जब यह नहीं संभव हुआ तो तुमने ससुराल में यह सब प्राप्त करना चाहा। पहले प्रभाकर को अस्त्र बनाकर उसके परिवार वालों का दमन करवाया, फिर उसका दमन स्वयं करने लगी। तुम एक ऐसी नारी हो जो प्रेम और दाम्पत्य के विषय में भी अपने स्वामित्व और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तुमने अपने लाभ के लिए न्याय और राज्य की व्यवस्था को भी धोखा देना चाहा। सूर्यबाला ने सिर झुका लिया।
केवल इस बात पर पकड़ी गईं कि पिता के सेवक को प्रत्येक बार प्रभाकर की धमकी तुमने सुनाई और प्रत्येक बार संपत्ति अपने नाम करने की बात कही। जब मैंने प्रभाकर को संपत्ति देने का निर्णय सुनाया तो तुम तिलमिला गईं, जबकि प्रभाकर ने इस निर्णय पर ध्यान ही नहीं दिया। अब बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जो कुछ किया वह प्रभाकर के कहने पर किया। सूर्यबाला ने रहस्यात्मक ढंग से मुस्कुराकर प्रभाकर की ओर देखा। भोज विस्मित रह गए। प्रभाकर मुस्कुराने लगा। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। सूर्यबाला के स्थान पर एक देव खड़ा नजर आया और प्रभाकर का रूप एक देव पुरुष में बदल गया। सेठ, प्रभाकर की माँ, उसकी बहन, पिता सभी गायब हो गए। आप कौन हैं? भोज उठकर उस देव पुरुष को प्रणाम करते हुए बोली, और इस लीला का रहस्य क्या है? हे राजा भोज, उस देव पुरुष ने कहा, मैं विक्रमादित्य हूँ। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के बाद मैं ब्रह्मलोक में हूँ। जब तुमने सिंहासन प्राप्त किया और उस पर बैठने का प्रयत्न किया तो मुझे तुम्हारे बारे में सब ज्ञात हो गया। विक्रमादित्य? राज्यसभा में हलचल मच गई। सभी विस्मित हो उठे। राजा भोज ने अनेक प्रकार से नम्र वंदना करके विक्रमादित्य को आसन ग्रहण करने के लिए कहा, पर उन्होंने कहा, अशरीरी आत्माओं के लिए आसन का महत्व नहीं है राजन। मैंने तुम्हारे न्याय की बड़ी महिमा सुनी। यहाँ आया तो देखा तुमने मुझे आदर्श बना रखा है। हे राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने की ठानी और यह लीला की। यह बेताल है। मृत्युलोक में आने के बाद मैंने इसे अपने साथ ले लिया। विक्रमादित्य मुस्कुराए। तुमने जिस प्रकार राग द्वेष से परे होकर इस विषय में निर्णय लिया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। हे देव पुरुष, राजा भोज ने कहा, मैं आपकी इस कृपा पर अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे एक बात का सदा दुख रहेगा कि मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। राजन, राजा की कीर्ति उसके देव सिंहासन से नहीं, उसकी राज्य व्यवस्था से होती है। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी कीर्ति भी मेरी तरह अमर होगी और लोक में तुम्हारे न्याय की पताका फहराएगी। इसके साथ ही विक्रमादित्य और बेताल गायब हो गए। राजा भोज ने इसे अपना भाग्य समझा और अपनी प्रजा के पालन में लग गई। मुझे पूरी आशा है आप सबको यह कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।